साथियों, जैसा कि पहले सत्र में कॉमरेड संजय सिंघवी, कॉमरेड अमरीश पटेल और अदिति सक्सेना जी ने 4 लेबर कोड के बारे में बताया और मजदूर साथियों ने कुछ सवाल पूछे। अभी धीरज जोशी ने अपनी बात रखी। तकनीकी प्रॉब्लम अपनी जगह है। हमारे बीच में इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉमरेड राजेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं। कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स की वजह से उनके जुड़ने में हो रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजेश त्यागी जी यहाँ के मजदूर आंदोलन के कानूनी लड़ाइयों में लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं। श्री राम होंडा फैक्ट्री की लड़ाई को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़े। एएलपी फैक्ट्री की लड़ाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में भी, नैनीताल हाई कोर्ट में भी वो लड़े। एलजीबी के साथी वीरेंद्र का मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ते रहे और पुनः सुप्रीम कोर्ट पे उनका मामला वो लड़ रहे हैं। माइक्रोमैक्स के साथियों का कैविएट भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। इस तरीके से हमारे इस उधम सिंह नगर, रुद्रपुर और उत्तराखंड के मजदूरों के कानूनी मामलों को भी राजेश त्यागी जी कम से कम 2 दशक से देख रहे हैं। अभी लेबर कोड में जो बदलाव हुआ है उसको दूसरे सत्र में, पहले सत्र में आपने सुने, अपने सवाल उठाए, दूसरे सत्र में कॉमरेड राजेश त्यागी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे, सीधे मजदूर साथियों से संवाद करेंगे और उसके बाद आप लोग उनसे सवाल जो भी आपके मन में आशंकाएं हैं, जैसे पहले सत्र में आपने पूछा वैसे इनसे भी पूछेंगे और आपको एक दोस्ताना माहौल मिलेगा। इसी बात के साथ मैं कॉमरेड राजेश त्यागी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना 4 लेबर कोड जो 44 कानूनों को खत्म करके जो लाया गया है उससे मजदूरों के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा और असल में बदलाव क्या है, इसको लेकर जो मजदूर साथी हमारे बहुत आशंकित हैं उसके बारे में रखें। कॉमरेड राजेश त्यागी। आज आप लोगों ने, सभी साथियों ने ये श्रम कानूनों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, श्रम कानूनों के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर के वर्कशॉप रखी है और मैं सभी साथियों का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मुकुल जी का विशेष रूप से, जिन्होंने मेहनत का संगठन की तरफ से इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। बहुत जरूरी है मजदूरों के लिए कि वो ये समझें कि श्रम कानून क्या है, उनके पीछे क्या जरूरत होती है पूंजीपतियों की और किस तरह से उनमें बदलाव, जो ये जो मौजूदा बदलाव लाए जा रहे हैं तो इनका क्या कारण है, किस लिए बदलाव लाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि आमतौर से जो कानून है और विशेष रूप से जो श्रम कानून है उनके बारे में ऐसा समझा जाता है और बार बार कहा भी जाता है कि ये मजदूरों और मालिकों के बीच जो है एक उनके बीच में खींचतान से ये तय होते हैं, उनके बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, उनके बीच में जो शक्ति संतुलन है, उससे ये कानून जो है तय होते हैं। लेकिन ये तो इसका एक बहुत छोटा सा और गौण हिस्सा है। वास्तव में ये जो श्रम कानून है दूसरे तमाम कानूनों की तरह ये भी जो शासक वर्ग है, हमारे समय में हम कह सकते हैं कि पूंजीपति वर्ग है, तो पूंजीपति वर्ग की जरूरतों की चलते जो है उसकी अपनी आर्थिक जरूरतों के चलते ये कानून जो है ये तय होते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत इन कानूनों की अगर किसी को होती है तो वो मजदूरों को नहीं, खुद पूंजीपतियों को होती है। इसको समझने के लिए हम इस बात को विशेष रूप से रेखांकित करना चाहेंगे कि इससे पहले का जो दौर था, अगर हम अब से 1.5 सेंचुरी पीछे लौट जाएं तो ये जो दौर था ये राष्ट्रीय पूंजीवाद का दौर था, जिसमें जो कंपटीशन है पूंजीपतियों के बीच में, अलग अलग पूंजीपतियों के बीच में, निजी पूंजीपतियों के बीच में, वो राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर कैद था। और उसके अंदर जो श्रम कानून है उनका उद्देश्य ये था कि अलग अलग जो पूंजीपति हैं वो आपस की प्रतियोगिता में पूरे पूंजीवाद को, उसके आर्थिक ढांचे को नुकसान न पहुंचाएं, आमतौर से लाभ की जो औसत दर है उसे नुकसान ना पहुंचाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस जो कानून है उनका एक रिजीम, उनका एक जो है
एक उनका शासन, कानून का शासन जो है वो स्थापित किया जाता था, जिसमें श्रम कानून जो है वो बड़ी मुख्य भूमिका अदा करते थे, जिसमें मजदूरों की लूट किस तरह से की जानी है, किस तरह से उनका शोषण होना है, इसके लिए पूंजीपति आपस में इस गेम के, इस खेल के सामान्य नियम तय करते हैं। और उन सामान्य नियमों में ये श्रम कानून कि किस तरह से श्रमिकों की लूट होनी है, उनके श्रम की लूट होनी है, सरप्लस वैल्यू को किस तरह से पैदा किया जाना है, अधिशेष का किस तरह से उत्पादन होना है और किस तरह से उसका शोषण होना है। इसके लिए जो पूंजीपति हैं वे आपस में इस गेम के रूल तय करते हैं, ताकि कोई भी उन रूल्स को, उन नियमों को ना तोड़े। और इन नियमों को ना तोड़ा जाना मजदूर वर्ग के तो जितना हित में, उससे ज्यादा ये पूंजीपतियों के अपने हित में, क्योंकि होता क्या है, ये दो तरफ से टूटते हैं। जो बड़े पूंजीपति हैं वे क्वांटिटी का लाभ उठाने के लिए, इस प्रतियोगिता में अपना हाथ ऊपर करने के लिए, छोटे छोटे पूंजीपतियों को नष्ट कर देने के लिए वे हमेशा ये करते हैं कि लाभ की दर को गिराने के चक्कर में रहते हैं। लाभ की दर को गिरा करके वे छोटे छोटे पूंजीपतियों को बाहर कर देते हैं और पूरा मामला समेट लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस कंपटीशन में, मसलन मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि मोबाइल की जो दरें हैं, मोबाइल कॉल की जो दरें हैं, आपने देखा हो पिछले समय में, पिछले अगर हम 2 दशक का समय लें तो मोबाइल की जो दरें हैं, कॉल की जो दरें हैं, लगातार गिरती चली गई। तो जो बड़े पूंजीपति हैं वे छोटे छोटे पूंजीपतियों का सफाया करने के लिए, छोटे प्लेयर्स का सफाया करने के लिए वे लाभ की दरों को गिराकर, क्वांटिटी का लाभ उठाकर, संख्या का लाभ उठाकर, अपने परिमाण का लाभ उठाकर और इसको समेटते हैं। साथ ही जो छोटे पूंजीपति हैं वे क्या करते हैं, वे दूसरी तरह से उसको तोड़ने के चक्कर में रहते हैं कानून को। वे क्या करते हैं, चोरी चकाटी से, मसलन कहीं जो है मजदूरों को कम पैसे दे करके, और कहीं जो है दूसरे तमाम तरीकों से मजदूरों का शोषण करके, ये उनके पास एक बड़ा साधन होता है। उस तरीके से वे जो है लाभ को समेटने की कोशिश करते हैं और बड़े पूंजीपतियों के मुकाबले में खड़े रहने की कोशिश करते हैं। बड़े पूंजीपति हमेशा ये चाहते हैं कि ऐसा एक रेजिम बना दिया जाए, ऐसी बंदिशें लगा दी जाए जिससे छोटे पूंजीपति प्रतियोगिता में ना टिक सके। तो ये इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो, ये अब से पहले अगर हम 1.5 सेंचुरी पहले देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर ये फैक्टर्स जो है काम करते थे, और राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून लाए जाते थे वे इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लाए जाते। हमारे वक्त में, बल्कि हमारे वक्त में कहें तो पिछली पूरी सेंचुरी में हमने जो है इसी रिजीम को भुगता है। ये जो है इंटरनेशनलाइज हो गया है, कैपिटलिज्म जो है ग्लोबलाइज हो गया पूरी तरह से, और ये इंपीरियलिज्म में तब्दील हो गया। इंपीरियलिज्म में तब्दील होने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल जो पूंजीपति हैं, निजी जो पूंजीपति हैं, वे पेरिफेरी पर चले गए, खत्म नहीं हुए, वे पेरिफेरी पर चले गए। और जो विश्व अर्थव्यवस्था का जो मेन प्लेटफॉर्म है, उसका जो मुख्य केंद्रक है, उसको बड़े कॉर्पोरेट्स ने, बड़ी मोनोपोलीज ने, बड़े ट्रस्टों ने, इकोनॉमिक ट्रस्टों ने, उन्होंने हथिया लिया। अब जो हमारे वक्त में जो कंपटीशन है पिछली सेंचुरी से ही, वो दरअसल निजी पूंजीपतियों के बीच में नहीं रह गया, बल्कि इन बड़े कॉर्पोरेट और मोनोपोलीज के बीच में हो गए। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, टीएनसीज है, एमएनसीज है, इनके बीच में वो कंपटीशन हो गया। और इनके बीच में कंपटीशन होने का मतलब है कि अब जो कंपटीशन है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिफ्ट हो चुका है। तो इसलिए अब ये जो पिछला दौर गया है, जिसको हम न्यू लिबरलिज्म का दौर कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर कहते हैं, इसके अंदर आपने देखा किस तरह से गेट और डब्ल्यूटीओ के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लीगल रिजीम खड़ा करने की कोशिश की गई। एक ऐसा रिजीम खड़ा करने की कोशिश की गई जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमों को बनाया जा सके और उनकी पालना कराई जा सके। अगर सीधे सीधे मान लीजिए पुलिस पावर से नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई पुलिस पावर नहीं हो सकती, और अगर सीधे सीधे पुलिस पावर से नहीं तो आर्थिक शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग करके जो बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, तो उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे जो इलाके हैं, वे इस रिजीम का, इस नए रिजीम का पालन करें। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कानून इस तरह के बनाए, जिनमें गेट एग्रीमेंट्स में बहुत सारे इस तरह के श्रम कानून भी हैं। और ये लगातार जो श्रम कानून है, मैं बताऊं आपको, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनते भी रहते हैं। इनके पीछे ज्यादातर मामलों में मैं बताऊं कि मजदूरों का दबाव नहीं होता, मजदूर वर्ग का दबाव नहीं होता, बल्कि इनके पीछे मसलन बाल मजदूरी के खिलाफ कानून है, जिसको यूएन ने जो है अडॉप्ट किया हुआ है, आईएलओ जो है उसको एनफोर्स करता है। ये जो
मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, बाल मजदूरी के खिलाफ कानून है, ये इन्हीं श्रम संगठनों के नहीं बना है। ये जो बाल मजदूरी के खिलाफ कानून है, ये दरअसल जो बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उन्होंने छोटे देशों को कंपटीशन से दूर रखने के लिए, प्रतियोगिता से दूर रखने के लिए इसको बनाया। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, भारत में जो जरी का काम होता है, भारत में जो कालीन उद्योग में काम होता है, या ग्लास वर्क है बहुत सारा, आप सभी साथी जानते हैं इसको, उसमें बहुत सारे बच्चे लगे होते हैं, बहुत सारी बाल मजदूरी होती है। अब ये जो बच्चे हैं, ये बहुत लो पेड होते हैं, इनको बहुत कम मजदूरी मिलती है, इसलिए भारत के अंदर बहुत सस्ती कीमतों पे ये बढ़िया सामान जो है वो तैयार किया जा सकता है। और अगर भारत इसको सस्ती कीमत पे तैयार कर सकता है, तो सस्ती कीमत पे वो बेच भी सकता है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका खुद है, जहाँ कारपेट का जो है वो मान लीजिए उत्पादन करता है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इन चीजों का उत्पादन करते हैं, तो उनके साथ कंपटीशन में उनका टिक पाना मुश्किल हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पिछड़े हुए देशों के साथ, क्योंकि पिछड़े हुए देश सब चीजों के बावजूद, साधन रहित होते हुए और तमाम चीजों के बावजूद, वे सस्ता माल प्रोड्यूस कर सकते हैं, सस्ता माल पैदा कर सकते हैं इस श्रम का उपयोग करके, बाल श्रम का उपयोग करके। तो जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, वे इस तरह के लीगल रिजीम तैयार करती हैं, इस तरह के कानून तैयार करती हैं, जिसमें ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि बड़े मानवीय कानून है, ये तो बड़ी मानवीयता की बात हो रही है कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, हो रही है। उसके पीछे उनके व्यापारिक हित छिपे होते हैं, बिजनेस के इंटरेस्ट छिपे होते हैं, जिसके चलते हुए जो गरीब देश हैं, उनमें ऐसी तमाम चीजों को एलिमिनेट करते हैं, बाल मजदूरी को एलिमिनेट करते हैं, बंधुआ मजदूरी को एलिमिनेट करते हैं, ऐसी तमाम मजदूरी को एलिमिनेट करते हैं जो लो पेड वर्कर्स को जो है अवेलेबल करा सकती है, उनको उपलब्ध करा सकती है देशी पूंजीपतियों। इसके साथ ही जैसे जैसे ये रिजीम जितना ही ज्यादा इंटरनेशनलाइज होता जाता है, जितना ही इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होता जाता है, उतना ही राष्ट्रीय सरकारों पर ये दबाव बनता चला जाता है कि वो किसी भी तरह से अपने पूंजीपतियों के लिए अपेक्षाकृत सस्ते श्रम का उपयोग ना करें। और अगर सस्ते श्रम का उपयोग करें, अब एक दूसरी बात यहाँ आ जाती है, अगर सस्ते श्रम का उपयोग करें तो उसको फिर पूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खोल दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उसे खोल दें, और राष्ट्रीय सरकारें ये कोशिश करते हैं कि उस सस्ते श्रम को जो है वो अपने लिए रखें, अपने पूंजीपतियों को उसको उपलब्ध कराएं। और खासतौर से ये जो सस्ता श्रम है, ये ऐसी इंडस्ट्री में रहता है जो लोकलाइज होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये भी इंटरनेशनलाइज होने लगती है, और इंटरनेशनलाइज होते होते, जैसे मान लीजिए भारत में कालीन का उत्पादन है, तो ये इंटरनेशनलाइज हो रहा है, इसमें जो बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो इस धंधे में हाथ डाल रही है। तो इसके चलते तब ये जो मामला है, जो बाल मजदूरी का या बंधुआ मजदूरी का मामला है, तब ये फीका पड़ने लगता है, तब ये ठंडा होने लगता है, क्योंकि तब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी समान रूप से इसका इस खजाने का, मैं कहूंगा, ये जो सस्ता श्रम है, इसका उपयोग कर सकती है, और तब राष्ट्रीय सरकारें उसमें दलाल बन जाती हैं, और इन मानवीय संसाधनों को दामों पर वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के हाथ बेचने लगती है। ये दौर गया जो पिछला जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये दौर था जो बहुत तेज हो गया था 90 और 91 में। आपने देखा मनमोहन सिंह के समय न्यू लिबरलिज्म का ये दौर बहुत तेज हो गया था, ग्लोबलाइजेशन का। अब हमारे समय में क्या हो रहा है, हमारे समय में एक कॉन्ट्रडिक्टरी उसमें चला गया है, ये कैपिटलिज्म जो है दौर में चला गया है, एक अंतर विरोधी दौर में दाखिल हो गया, जिसमें जो आर्थिक जीवन है वो तो निश्चित रूप से ग्लोबलाइज हो रहा है, और बड़ी तेजी से उसकी जो फोर्सेस हैं, उसकी जो ताकतें हैं, वो उनका वैश्वीकरण हो रहा है, उनका भूमंडलीकरण हो रहा है। लेकिन साथ साथ जो शासक वर्ग हैं, उनके लिए उनके बीच में एक तरह का फटाव हो रहा है। आर्थिक संकट के चलते उन्होंने अपने पंख समेटने शुरू कर दिए हैं, और वे इस ग्लोबलाइजेशन की बात को भूल करके उनका जो पॉलिटिकल स्टेट है, जो राष्ट्र राज्य है, वो एंटी ग्लोबलाइजेशन हो गया। आप देखिए किस तरह से भारत जो है वो मेक इन इंडिया कर रहा है, भारत नहीं, अमेरिका जो है अमेरिका फर्स्ट कर रहा है। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीयतावादी की जगह अब ये राष्ट्रवादी हो गए, जो अंतर्राष्ट्रीयता की तरफ इन्होंने पंख फैलाने शुरू किए थे। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की बात कर रहे थे पिछले दौर में। तो हम देख रहे हैं कि पिछले, अगर हम देखें कि एक दशक में हम देखें और उसके भी पार, तो ये भूमंडलीकरण की सारी प्रक्रिया उलट गई है, जिसका कारण है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में तमाम राष्ट्र राज्य अपने अपने घरोंदों में अपने पंख जो है वो समेटने लगे हैं, और इसके साथ साथ ये जो आर्थिक संकट के साथ साथ ये एक नव राष्ट्रवाद का जो दौर शुरू हो रहा है, तो इसके साथ साथ फिर से रिजीम जो है
जो लीगल रिजीम है वो तब्दील हो रहा है, और ये एक तरीके का जो ट्रांजिशन पहले शुरू हुआ था कि नेहरूवियन सोशलिज्म से न्यू लिबरलिज्म की तरफ ये ट्रांजिशन शुरू हुआ था, तो ये वापस से न्यू लिबरलिज्म से, लेकिन अब नेहरूवियन सोशलिज्म की तरफ नहीं जा रहा है, अब ये लेसेस-फेयर की तरफ जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब जो तब्दीलियां हो रही हैं, आज जो हमारे सामने तब्दीलियां हो रही है, इस दौर में हो रही हैं जिसके अंदर एक ट्रांजिटरी दौर है, और ये दोनों तरफ से ट्रांजिटरी है। एक तरफ तो आर्थिक जीवन जो है उसका भूमंडलीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, जितनी जितनी भी आर्थिक शक्तियां हैं वे बड़ी बलपूर्वक, बहुत ताकत के साथ वे वैश्वीकृत होना चाहती हैं, दुनिया के स्तर पर जुड़ना चाहती हैं, और दूसरी तरफ जो राष्ट्र राज्य है उनकी गति उल्टी चल पड़ी है, वे अपने अपने पंख समेट रहे हैं और अपने अपने पूंजीपतियों के बचाव में एक दूसरे के खिलाफ वे उतर रहे हैं। इसके अंदर एक बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है, कारक भी है और उसका परिणाम भी है वो आर्थिक संकट का, वो इस समय साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में बढ़ता हुआ व्यापारिक असंतुलन और व्यापारिक कलह, और उसके साथ ही साथ राजनीतिक कलह भी है। आप देख रहे हैं अभी प्रेडिक्शंस ये हो रही हैं अमेरिका के शासक वर्गों के बीच में कि अगले 6 साल के अंदर अंदर, मैक्सिमम वो 6 साल का समय दे रहा है, अगले 6 साल के अंदर अंदर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गुट और चीन के नेतृत्व वाले गुट के बीच में, जिसमें वो रूस को भी शामिल करके देख रहे हैं, ईरान को भी शामिल करके देख रहे हैं, तो उनके बीच में एक बड़ी सैनिक मुठभेड़ का होना तय माना जा रहा है अगले 6 सालों में। इन प्रिडिक्शंस के साथ पूरी दुनिया के अंदर ये जो ग्लोबलाइजेशन का रिजीम है, ये जो उलट गया है, ये जो फट गया है, इसके चलते दोबारा से राष्ट्र राज्य की तरफ, अपनी राष्ट्रीय इकोनॉमी की तरफ आप देख रहे हैं कि एक उलट यात्रा शुरू हो गई है। जो मेक इन इंडिया का नारा है, कोई प्रोग्रेसिव नारा नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक यात्रा है, उसकी विपक्ष यात्रा है। तो इसके चलते ये जो लेबर कोड लाए जा रहे हैं, असल में आपको बताएं, ये जो श्रम कानूनों को बदलने की बात थी, ये ग्लोबलाइजेशन के दौर से शुरू हो गई थी, ये वैश्वीकरण के दौर से शुरू हो गई थी, और ऐसे श्रम कानूनों को लाने की बात थी कांग्रेस के जमाने में, जो वैश्वीकरण के साथ, न्यू लिबरलिज्म के साथ तालमेल रखते हो। आज हम देख रहे हैं वो न्यू लिबरल दौर कायम तो है, लेकिन उसकी विपत्ति यात्रा भी साथ में शुरू हो गई है। इसलिए शासक वर्ग, पूंजीपति वर्ग एक ऐसे धर्म संकट में फंस गया है जिसके अंदर आज उसके लिए इस रिजीम को बदलना भी जरूरी है। पुराना रिजीम नहीं चल सकता। जो कानून जिसको हम नेहरूवियन सोशलिज्म का दौर कहते हैं, भारतीय पूंजीवाद का उसकी विशिष्टता के साथ जो दौर जारी रहा लंबे समय, मैं उसको सोशलिज्म नहीं बता रहा हूं, मैं शासक वर्गों के शब्दों में कह रहा हूं, जिसको नेहरूवियन सोशलिज्म कहते हैं, जो एक नेशनल सोशलिज्म का जो है वो दौर था, नेशनल कैपिटलिज्म का, नेशनल कैपिटलिज्म का जो दौर था, तो उस दौर से एक तरफ तो न्यू लिबरलिज्म की तरफ यात्रा, अंतरराष्ट्रीयता की तरफ यात्रा, अंतरराष्ट्रीय अंतर्गुंथन की तरफ यात्रा आर्थिक शक्तियों के, और फिर उसके बाद विपथ यात्रा। पिछले 1 दशक से अगर हम लें, जब से आर्थिक संकट शुरू हुआ, बल्कि 2008 से इसको लें, जब से आर्थिक संकट जो गहराता जा रहा है लगातार, लिमन ब्रदर्स के तबाह होने के बाद, और अमेरिका के अंदर जो है इसका केंद्रक था सब प्राइम क्राइसिस के समय, तो उसके साथ ही ये विपथ यात्रा शुरू हो रही है। तो अब ये जो रिजीम बनाया जा रहा है, नए कानूनों का जो रिजीम बनाया जा रहा है, दरअसल शासक वर्ग के अपने हिस्से इसको लेकर के अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, और किस तरह का रिजीम बनाया जाए, किस तरह के कानून लाए जाए, इनके ऊपर शासक वर्गों के अंदर एक बड़ी बहस चल रही है। ये तो बिल्कुल सही है कि शोषण को ज्यादा से ज्यादा ये गहरा करेंगे, और उनके बीच में इस बात पर सहमति है कि शोषण को गहरा किया जाए, और ये सहमति इस रूप में व्यक्त हो रही है कि अभी इन श्रम संहिताओं को, जिनको मोदी सरकार ला रही है, तो इनको दोनों सदनों से पास कराने में उसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी पार्टियों ने, सभी बूर्जुआजी की सभी पार्टियों ने बड़े आराम से, छोटे मोटे दिखावे के लिए इनके अंदर आपत्तियों के बाद इनको पास हो जाने दिया, और इन श्रम के माध्यम से जिस रिजीम को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो एक झूलता हुआ रिजीम है, जिसमें ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसको अपने राष्ट्रीय आधार पर प्रतिष्ठित करें या अंतरराष्ट्रीय आधार पर प्रतिष्ठित करें। तो इस समय ये मेरे से पहले जो वक्ता बोले, उन्होंने बहुत सारी बात आपके सामने रख दी होंगी, मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ, फिर मैं साथियों के प्रश्न ले लूंगा। तो ये बात भी मुझे लगता है आपके सामने रख दी गई कि इस समय जो 4
प्रमुख संहिताएं ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक पहली संहिता जो है वो वेजेस से जुड़ी हुई है। आपकी जो वेज स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से होंगे, किस तरह से उनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, बदला जा रहा है, एक संहिता उससे जुड़ी हुई है। एक जो कानून है, 4 प्रमुख कानूनों में से मैं बता रहा हूँ। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, जो आई एक्ट को एक तरह से। तीसरा जो है वो सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर है, जो तमाम तरह के वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और ये वो इन सबको जो है जो सब्स्टिट्यूट कर देगा। और चौथा हम कह सकते हैं कि हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस पर है, स्वास्थ्य और किस तरह की आपकी जो है वर्किंग कंडीशंस रहे, काम करने की अवस्थाएं रहे, तो ये इसके ऊपर है। तो ये 4 जो संहिताएं लाई जा रही हैं, ये 4 संहिताएं अपने आप में जो 44 कानून है, जो मेजर लॉस है 44, उनकी जगह ये 4 संहिताएं आ जाएंगी। और इन 4 संहिताओं के माध्यम से अगर इनके हम मेन फीचर्स की बात करें तो ये पहले तो ये है कि ये 4 संहिताएं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2019 में ये वेजेस वाला जो कानून है ये पास कर दिया था दोनों हाउसेज ने, और ये जो है स्टेट्यूट्स पर आ गया था। बाकी के जो 3 कानून हैं उन्हें अभी 2020 में पास करा पाए हैं दोनों सदनों से, लेकिन अब सभी चारों कानून पास हो गए हैं, नोटिफिकेशन उनका हो गया है। और नोटिफिकेशन के बाद जो एक मामला रह गया था, एक मामले में इनकम टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना रूल्स के आप जो है इन कानून को, किसी भी ऐसे कानूनों को लागू नहीं कर सकते। तो रूल्स बनने थे उनके तहत जो उनको कैसे लागू किया जाए, उनकी जो आगे व्याख्याएं हैं, जो उनकी नियमावली बननी थी वो पार्लियामेंट से पास होनी थी। तो वो नियमावली भी अब इनके पास तैयार है, बस उनको पास करा के ये उसके बाद जो है इन कानूनों को लागू कर देगी। तो इन कानूनों के मुख्य जो फीचर्स हैं, मुझे लगता है आप सभी साथियों को वैसे बता दिए गए होंगे। मैं वैसे ही मोटी मोटी सी बातें बता देता हूँ। एक तो बेसिक पे जो है इसमें जो कुल मैनेजमेंट आपको देगा उसका 50% जो है वो कम से कम बेसिक पे होगा, और 50% में बाकी सारी चीजें उसमें रहेंगी, जिसमें से सभी तरह के अलाउंस हैं, जिसमें ट्रैवल अलाउंस है, हाउस रेंट है, ओवर टाइम है, कन्वेंस है, यातायात का है, इसका उसका, ये सब बाकी के 50% में रहेंगे। और ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, 50% आपका बेसिक रहेगा। दूसरा, ये इसके अंदर अगर इसके अंदर हम हिसाब लगा करके देखें तो इसमें क्या होने जा रहा है कि आपका जो कैरी होम सैलरी है, जो नकद सैलरी घर ले जाते हैं, वो कम हो जाएगी। और आपके जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। जैसे पीएफ बढ़ जाएगा, ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी, तो ये सब जो है इसके अंदर बढ़ जाएंगे। और बाकी इसमें कह सकते हैं कि 3 कंपोनेंट बेसिकली इसके हम बता सकते हैं, जिसमें वेजेस के जो एक्ट कह रहा है, जो पहला एक्ट कह रहा है जो 2019 में पास हुआ, तो उसमें एक बेसिक पे रहेगी जो इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से लिंक्ड रहेगी। आपकी बेसिक पे मुद्रास्फीति के साथ साथ बढ़ती जाएगी। डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है, वो अलग से रहेगा। और रिटेंशन पेमेंट जो है वो रहेगा, जिसमें बाकी की सारी चीजें रहेंगी। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसके बाद मैं आप लोगों के प्रश्न ले लेता हूं, जो साथी इसके ऊपर प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं वो ले लेता हूं। तो साथी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुकुल जी ने मुझे कहा था कि मैं ये 15 मिनट में बात खत्म कर दूं, तो 15 मिनट फिर मैं आपके प्रश्न ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूं कि बाकी 3 कोड पर भी आप संक्षेप में ये तो रख ही दें कि इन 3 कोड से बाकी जो वेज के अलावा जो बाकी 3 पर है कि रोजगार पर क्या फर्क पड़ेगा, स्थायी और फिक्स टर्म के मामले में क्या होगा, यूनियन बनाने पर क्या फर्क पड़ेगा जी। और जो लेबर कोड ये लेबर कोड खत्म करके और ट्रिब्यूनल की बात हुई, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जी जी जी। और संगठित होने और आंदोलन करने पर क्या फर्क पड़ेगा, ये इस पर भी संक्षेप में अगर आप रख देंगे तो सवाल लेने में आसानी हो जाएगी। जी जी जी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें कि किस तरह से ट्रेड यूनियन अधिकारों पर इससे जो है असर पड़ेगा। तो ट्रेड यूनियन अधिकारों पर इससे ये असर पड़ेगा, ट्रेड यूनियन को ऑर्गेनाइज करना, उसे रजिस्टर कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके बाद। और जिस तरह का कानून इसके लिए लाया जा रहा है ट्रेड यूनियंस को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, उसमें ये बहुत सारे ऐसी बंदिशें लगाने जा रहे हैं जिनका पालन करना ट्रेड यूनियंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ट्रेड यूनियंस का
जो रजिस्ट्रेशन है खास तौर से, उसका इस तरह का रिजीम ये खड़ा करने जा रहे हैं कि जिसमें जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार हैं, एक तो उनके पास ताकत काफी आ जाएगी, उनके पास डिस्क्रिप्शन काफी आ जाएगी, और दूसरा वर्कर्स के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से ट्रेड यूनियन को और मालिकों के साथ जो, जी तो मैंने ये बताया कि किस तरह से ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन, खासतौर से उन ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन जिनको मालिक मान्यता नहीं देंगे, मैनेजमेंट मान्यता नहीं देगी, उन ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी जो रूल्स बन रहे हैं, ये जो रूल्स हमारे हाथ में आ जाएंगे, तो इनसे वास्तव में हमें पता चलेगा कि एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको किस तरह से इफेक्ट देने जा रहे हैं। तो रूल्स जो हैं, ये अभी पता चल रहा है हमें कि ये लगभग इन्होंने फाइनल कर दिए हैं रूल्स जो हैं। फरवरी महीने के अंत तक ये रूल्स सब फाइनल हो चुके हैं, नियमावली फाइनल हो चुकी हैं, और उनको भी ये पास कराने जा रहे हैं। इनके होते ही ये तमाम कानून जो हैं, ये अपने आप स्वतः जो है ये इफेक्ट में आ जाएंगे, लागू हो जाएंगे रूल्स का नोटिफिकेशन होते ही। तो इसके साथ ही ट्रेड यूनियंस के बारे में मुकुल जी ने कहा, तो ट्रेड यूनियंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत इसमें मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक आपकी एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आपको बाकी वक्ता भी बता चुके होंगे कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को फ्री हैंड देने जा रहे हैं। हायर एंड फायर तो हम कह ही रहे थे, लेकिन हायर एंड फायर के साथ साथ, हायर एंड फायर तो परमानेंट वर्कर्स का भी हो सकता है, हायर एंड फायर के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को, ये इसमें बिल्कुल खुली छुट्टी देने जा रहे हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसके ऊपर कि अगर आपके पास पेरिनियल नेचर का वर्क है तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, इस तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको सबको ये पूरी तरह से इसमें खत्म कर देंगे। जहां तक बात है कि कुल रोजगार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इसका रोजगार के ऊपर कोई असर आने जा रहा है, क्योंकि किसी तरीके से ये बेरोजगारी को, हालांकि सरकार दावा करे कि किसी तरीके से बेरोजगारी को किसी तरह से हल करेगा या उसकी समस्या को ये ज्यादा बढ़ाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। लेकिन दो चीज इसमें बड़ी निश्चित है कि जो परमानेंट रेगुलर वर्क है, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक तरह से मालिकों की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया, उनकी मनमर्जी पे छोड़ दिया कि वो चाहे तो परमानेंट वर्कफोर्स रखें, काम की नेचर कुछ भी हो, चाहे तो परमानेंट वर्कफोर्स रखें और चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखें। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला जो मामला है, ये आने वाले समय में इन कानूनों के तहत जो है, तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा मालिकों के लिए। तो इस तरह का रिजीम जो ये बन रहा है, इस नए रिजीम को आप अगर देखेंगे, मैं एक बात और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जोड़ना चाहता हूं। अब से पहले भी पुराने कानूनों के तहत भी इन्होंने अदालतों का इस्तेमाल करके, जैसे आप सभी साथी जानते हैं, उमा देवी का केस आया, जिसका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। उसके बाद नेशनल वाटरफ्रंट वर्कर्स केस आया, और इस तरह के जो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, जिन्होंने एक तरीके से जितनी प्रोटेक्शंस थी उनको उड़ा कर रख दिया। वर्कर्स के लिए जो प्रोटेक्शंस थी, तो उनको जो है पूरी तरह से 9 मिनट में, अभी ये खत्म होने जा रहा है तो मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी रख देता हूं। तो इन्होंने पहले उड़ा करके रख दिया था उसको, लेकिन इसके बावजूद होता यह था कि कुछ बेंचेस उसका पालन करती थी, कुछ बेंचेस उससे जो है डाइवर्स भी कर जाती थी। नीचे जो जजेस हैं वो थोड़े बहुत सिंपैथेटिक हो जाते थे, लेबर कोर्ट सिंपैथेटिक हो जाती थी वर्कर्स के लिए। तो उस सब को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब ये जो 4 संहिताएं लाई जा रही हैं, ये उस पूरे रिजीम को भी खत्म कर देंगी। ये एक तरफा काम कर देंगी, जिसमें मालिकों के हाथ में जो है, मैनेजमेंट के हाथ में पूरी ताकत होगी कि वो चाहे तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखे और कभी काम कराए, 30 साल भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराए, तो उसका रेगुलराइजेशन का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये कानून जो है, जो नए कानून है, ये उसको एक तरीके से सैंक्शन दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को। और ये नहीं देखा जाएगा कि भाई कहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है किस तरह की एम्प्लॉयमेंट है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, और दूसरा मामला क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो उसको आराम से जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो है मुख्य रूप से ये कानून जो है लाए जा रहे हैं। इसका बड़ा हिस्सा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ये इसका एक उद्देश्य भी है और इसका बड़ा हिस्सा है। ये वेजेस के बारे में मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ तक सोशल सिक्योरिटी की बात है तो उसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, ये देखने में लग रहा है कि इससे आपका जो पीएफ है और ग्रेच्युटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप इसके पीछे देखें, इसके पीछे सरकार की एक मंशा है।
सरकार के पास जो बड़ा डिपॉजिट आता है वो आपका जो पीएफ और ग्रेच्युटी और ये तमाम चीजें जो सरकार के पास जमा होती हैं, तो इनसे बैंकों का काम चलता है। इनसे बड़ा एक डिपॉजिट जो है वो सरकार के पास बनता है। इस डिपॉजिट को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये कर दिया है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो इसकी तरफ बढ़ा दिए, पीएफ की तरफ बढ़ा दिए, और जो कैरी होम सैलरी है उसको उसी अनुपात में इन नए कानूनों के तहत वो जो है कम हो जाएगी। तो आपको ये लगेगा कि आपके ये जो पीएफ है अल्टीमेटली आपके पास ही रहा, कैरी होम सैलरी के तौर पे नहीं तो रिटायरल बेनिफिट्स के तौर पे, लेकिन वास्तव में इसके पीछे जो सरकार का उद्देश्य है पूंजी निर्माण के छोटे जो डिपॉजिट्स हैं लोगों की जेब से निकाल करके इनको जो है, आप जानते हैं कि बैंकों का इस समय बैंकों को बड़ी भारी समस्या लिक्विडिटी की आ रही है, तो बैंकों की वो लिक्विडिटी की समस्या भी इससे हल होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं तो उनकी तरफ जो है इनफ्लो बना दिया जाए। तो ये इसके मुख्य फीचर्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो जो साथी अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। त्यागी जी एक सवाल था। आवाज आ रही? जी। जैसा कि अभी हमारी पहले बात हो रही थी, वक्ताओं ने बात रखी थी कि काम के समय में तो बदलाव किया है, वो भी गोलमोल तरीके से। तो काम जैसे मैं पहले जो नियम थे उसमें दिया था कि 8 घंटे के बीच में आधे घंटे का ब्रेक जो मिलता था वो वर्कर को मिलना ही चाहिए था। अभी का तो कुछ दिया नहीं है कि ब्रेक का टाइम बढ़ाया है या आराम के समय का क्या है, कुछ दिया है या वही आधा घंटा 12 घंटे में? देखिए, इसमें जो ब्रेक है वही है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन अभी इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर गवर्नमेंट के ऊपर ये छोड़ दिया है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इन घंटों को आगे पीछे कर सकती है। गवर्नमेंट को ये पावर्स दे दी है कि गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से इन घंटों को कम या ज्यादा कर सकती है। तो ये अपने आप में फ्यूचर के लिए एक खतरनाक बात है जिसमें सरकार जो है अपनी सुविधा नेट स्लो हो गया हिसाब से जब ऐसी स्थितियां बनेंगी कि सरकार के पास जो है इस स्थिति का लाभ उठा करके काम के घंटों को वो बढ़ा सकती है, तो ये लेबर कोड के अंदर किया गया है। मेरी आवाज आ रही है साथियों? जी सर, आ रही है जी सर। जैसे बात चल रही थी तो हमें बताया गया कि ये कानून जो बदले जा रहे हैं, 4 संहिता बदली जा रही हैं। तो पहले तो कानून स्टेट में अलग बनते थे, सेंट्रल अलग बनाता था, स्टेट में अलग बनते थे। अभी ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और इसके अंदर जो है स्टेट वाले जो कानून है वो स्टेट बनाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट नहीं बनाएगा। विधानसभाओं की जो ताकत है कानून बनाने की उसको छीन नहीं लिया गया है, स्टेट बनाएगा। लेकिन ये जो सेंट्रल लॉज थे, ये जो 44 कानून जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी केंद्रीय कानून थे जो पार्लियामेंट के बनाए हुए थे। तो इन कानूनों की जगह 4 संहिताएं लाई जा रही है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स की लेजिस्लेचर की पावर है इनमें तब्दीलियां लाने की, करने की, नए कानून बनाने की, वो अपनी जगह पे है। तो सर, जैसे कानून जब ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से, तो पुराने लंबित मामले हैं, पुराने लंबित सेटलमेंट है, पुराने केसेस हैं, उनका क्या होगा? वो नई व्यवस्था पे आएंगे या पुरानी व्यवस्था पे रहेंगे? जी, पुराने जो मामले लंबित हैं उनके ऊपर तो निश्चित रूप से पुराना कानून जो है वो अप्लाई होगा, नया कानून उनके ऊपर नहीं अप्लाई हो सकता। लेकिन जो नए मामले हैं उनके ऊपर ये नया कानून अप्लाई होगा। और ये उसी तरीके से है जैसे बाकी कानूनों के लिए लागू होता है कि जिस समय जो कानून मौजूद था उस समय जो कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ उसके ऊपर वही कानून लागू होगा। जी सर, हमारे यहाँ बहुत सारे साथी हैं जो कि वेंडर कंपनी में काम करते हैं, जो किसी बड़ी कंपनी को पार्ट सप्लाई करती हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि हमारी कंपनी में टोटल मैन पावर तो 600-700-800 है, पर यूनियन जो है वो 10%, यूनियन मेंबर 10% से भी कम है। तो इस व्यवस्था में उनकी यूनियन स्वतः भंग हो जाएंगी या मालिक को अधिकार रहेगा कि यूनियन भंग कर दे? ये यूनियन चलती रहेंगी? देखिए, जो यूनियन पहले से रजिस्टर्ड है वो चलती रहेंगी, लेकिन जो नया रजिस्ट्रेशन आप लेने जाएंगे उसके लिए जो नए कानून है उनका आपको
उनके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा। जो यूनियन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो तो पुराने रजिस्ट्रेशन में चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि उसमें जो पुरानी यूनियन है वो भंग हो जाएंगे, लेकिन पुरानी यूनियनों के भंग होने के लिए इन कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो यूनियनें बनी हुई है वो सभी यूनियनें भंग हो जाएंगी इसमें। तो उसमें यही है कि जो नया रजिस्ट्रेशन होगा वो नए कानून के तहत होगा, जो पुराना रजिस्ट्रेशन पुराने कानून के तहत जिनका है वो चलता है। किसी और भाई का कोई प्रश्न हो? संजय क्या सवाल पूछ रहे थे? आप बोलो। यही क्लियर हो गया इस मामला, ये मामला पिछले वाला ही सवाल है। सर एक सवाल था, जैसे कि किसी कंपनी में 2 यूनियन है और उस कंपनी में टोटल संख्या 500 है और एक यूनियन की अगर मेंबरशिप 200 है और एक की 300 है, जिसके 200 उसके लिए जो है अभी छटनी का मामला है कि 300 से कम की होगी, तो वहाँ पे जो है जो मालिक लोग हैं वो बिना किसी अनुमति के जो उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते, तो इसमें उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा सर? ये आपका प्रश्न जो है ये स्पष्ट नहीं है अपने आप में। असल में मुझे लग रहा है आप दो प्रश्नों को मिला जुला रहे हैं। एक तो आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर दो यूनियन रहेंगी उसमें तो क्या दोनों के लिए निश्चित संख्या का होना जरूरी है? तो वो निश्चित है कि 2 रहे या 3 रहे, उसके लिए निश्चित संख्या का होना जरूरी है। और दूसरी बात आपने क्या पूछी है, ये दूसरा जो आपका प्रश्न है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे उसमें दूसरी जैसे 500 संख्या टोटल है वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर, और एक यूनियन में अगर 200 मेंबर है, दूसरी यूनियन में 300 मेंबर है, तो जो जिसके 200 मेंबर है उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा सर इससे? क्योंकि एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक है सर। अभी जो यूनियनें अभी मौजूद हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको नए कानून के तहत जो है जो भी उसकी डिमांड्स है उनकी पालना करनी पड़ेगी। ठीक है सर। फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो, हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो आपका था वो डिफरेंट है, वो जो 300 से कम वाला है ना, वो तो ठीक है, वो तो सही है। वो तो जहाँ 300 से कम है वहाँ इन्होंने फ्री हैंड दे दिया है उनको, मालिकों को, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी परमिशन के वो जो है छटनी कर सकते हैं, तालाबंदी कर सकते हैं। हाँ जी सर, मेरा सवाल है जी कि नए कानूनों के आने के बाद फिक्स जॉब का होना तो नामुमकिन ही है, परमानेंट जॉब का। फिक्स टर्म पे ज़्यादा वैकेंसियां होंगी। अगर फिक्स टर्म वाले मिलकर एक यूनियन का गठन करते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, ये जो है मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले विश्व युद्ध से पहले जो रिजीम था, जो स्थिति बनी हुई थी, उसके अंदर हम वापस लौट रहे हैं। और एक तरह से लेसेस फेयर, जो मुक्त व्यापार की जो कंडीशंस थी, उनके अंदर हम वापस जा रहे हैं, जहां वर्कर्स को जो प्रोटेक्शन इस बीच में इन रिजीम्स ने दी थी, उनको धीरे धीरे इन कानूनों के माध्यम से जो है बड़े पैमाने पे, धीरे धीरे तो उनको विड्रॉ किया ही जा रहा था, इन कानूनों के माध्यम से उनको बड़े पैमाने पे ये वापस ले रहे हैं। तो ये जो ये जो आपका प्रश्न है कि एक बार अपना प्रश्न जरा दोबारा दोहरा देंगे आप? मेरा प्रश्न है कि अगर फिक्स टर्म पे जो लोग रखे जाएंगे 2 या 3 साल के लिए, जी संगठित होकर अगर एक यूनियन बनाना चाहें और रजिस्ट्रेशन के लिए दें, अगर हो जाती है तो उसका भविष्य क्या रहेगा? भविष्य तो, उस भविष्य के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो ऐसी यूनियन होगी जैसे आज यूनियन मौजूद हैं। लेकिन इस, जैसा मैंने आपको बताया, इस रजिस्ट्रेशन को, यूनियन के रजिस्ट्रेशन को इन्होंने बहुत दुरूह कर दिया है। और जहां तक स्थायी कर्मचारियों की बात है, तो ऐसा नहीं है कि स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे, स्थायी कर्मचारी होंगे। और ये अब आगे इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह से वर्कर्स जो हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज भी अगर आप देखेंगे, मारुति के अंदर जो झगड़ा हुआ था,
मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में जो झगड़ा हुआ था, उसमें जो मुख्य मांग थी वो भी यही थी, आप सब साथी जानते हैं इसको। मुख्य मांग यही थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को खत्म करो, स्थायी करो वर्कर्स को। तो ये तो अभी बहुत समय से आप देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि कानून जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बैन कर रहा था, इसलिए मालिकों ने परमानेंट वर्कर्स रखे हुए थे, बल्कि वास्तविकता कुछ और है। देखिए, एक फोर्स तो मालिकों को परमानेंट इसलिए चाहिए, कुछ खास तरह की इंडस्ट्री ऐसी है जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, तो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर मालिकों का काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर से नहीं चल सकता। मालिकों को परमानेंट लेबर चाहिए, ऐसी लेबर चाहिए जिसकी एम्प्लॉयमेंट में एक परमानेंसी हो और उस परमानेंसी के साथ वो बढ़िया रिजल्ट दे सके। तो ये मालिकों की अपनी जरूरत है कि परमानेंट लेबर हो, रेगुलर लेबर हो। दूसरा, जहां तक ये सवाल है कि किसी कारखाने में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहे या न रहे, ये इस बात पर निर्भर करेगा, और पहले भी इसी बात पर निर्भर कर रहा था कि मालिकों और मजदूरों के बीच में शक्ति संतुलन क्या है, उस इलाके में शक्ति संतुलन क्या है, उस कारखाने में शक्ति संतुलन क्या है। अगर मजदूर जो है वो मालिकों को ये मजबूर कर पा रहे थे कि वे कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना रख के रेगुलर नियमित वर्कर्स को रखें, तो ये हो रहा था। जैसे मारुति में था कि मारुति में वो मजबूर नहीं कर पा रहे थे मालिकों को, तो वहाँ बड़े पैमाने पे जो है 8,000 की करीब वहाँ बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है वो काम कर रहे थे। मारुति की कारखाने में ये लड़ाई थी कि 8,000 वर्कर्स को जो है परमानेंट करो, नियमित करो, रेगुलराइज करो। तो अब ये जरूर है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बहुत सारे सॉप्स जो हैं, बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वो इन नए कानूनों के तहत मिल जाएंगी, और इसलिए शायद रेजिस्टेंस भी जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ उतना ना रहे। तो ये हम देखेंगे आने वाले समय में ये जो मामला है किस तरह से सेटल होता है। सर एक सवाल, जैसे श्रम विभाग में थोड़ा बहुत अभी काम चल रहा है, अगर ये नए लेबर कोड जब आएंगे तो ये श्रम विभाग में जो थोड़ा बहुत समाधान वैसे होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है, 19-20 का होता है, तो वो श्रम विभाग का कुछ रूल उसमें रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा? श्रम विभाग के रोल को तो ये लगभग इसमें खत्म ही करने जा रहे हैं, और श्रम विभाग में अब भी कुछ नहीं होता था, टाइम ही वेस्ट होता था वर्कर्स का। श्रम विभाग जो है आमतौर से मालिकों के पैनल पे रहता है, और उसका कोई, मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ये जरूर है कि आप कह सकते हैं कि वर्कर्स जो हैं जहाँ एक दबाव डाल करके श्रम अधिकारियों पर और किसी तरह से मालिक को टेबल पे ले आते थे, हालांकि बहुत कम ही होता था, तो उतना सा आप कह सकते हैं कि वर्कर्स को जो नुकसान है। लेकिन मोटे तौर पे हम देखते हैं कि सबका ये जो श्रम विभाग के जरिए जो कंसल्टेशन प्रोसीडिंग्स में वर्कर्स का टाइम वेस्ट होता था, इससे कुछ होता नहीं था। तो ये ज्यादा अच्छा है कि जो है एडजुडिकेशन हो, प्रॉपर एडजुडिकेशन हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो सर, तो समाधानों के लिए तो एक ही विकल्प बचा भी लास्ट में, कोर्ट के माध्यम से ही समाधान होगा, क्योंकि श्रम विभाग तो खत्म ही कोर्ट के होगा। माध्यम से होगा या शक्ति संतुलन से होगा। और कोर्ट में तो आप जानते हैं, कोर्ट में भी कितनी लंबी प्रक्रिया रहती है। जी सर, जी जैसे सर। मैंने कहा कि ये एक तरह से हम वापस जा रहे हैं, ये जो पूंजीपति वर्ग है ये वापस जा रहा है। इसने ये जो पूरी मशीनरी बनाई थी, श्रम विभाग बनाया था, कंसोलिडेशन बनाई थी, ये सब अपने हाथ से ये मट्टिया मिट कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। तो आने वाले समय में श्रम और पूंजी के बीच का जो संघर्ष है, तो ये और इस कानून के आने के बाद और तीखा और स्पष्ट हो। सर जैसे कि ये भी जो श्रम कानून 4 संहिता बदल दी, सेंटर में तो से पास हो गया, भी स्टेट गवर्नमेंट कब लागू करेगी सर इसको? देखिए, ये जो कानून है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर रही है, ये सारे कानून जो बाद में पास हो रहे हैं ये ओवरराइड कर जाएंगे। जितने भी सेंटर के या स्टेट के कानून है उन सबके ऊपर ये प्रिवेल करेंगे, अब लागू होंगे। बाद में अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई इनके अंदर अमेंडमेंट्स लाती है, जो पावर उनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट इनकी जगह कोई नए कानून लाती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रहते हैं आपके यहाँ, यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, इस तरह के बहुत सारे स्टेट लॉज हैं जो सरकारें एनेक्ट करती है। तो वो जो ताकत है सरकारों की उन कानूनों को बनाने की, उस ताकत के ऊपर इन कानूनों का कोई असर नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कानून बना करके जो है रख दिए हैं। इसके बावजूद जो राज्य सरकारें हैं वो अपने कानून बना सकती हैं। जहां जहां राज्य सरकारों के पास ताकत है लेजिस्लेट करने की, विधानसभाओं के पास ताकत है, तो विधानसभाएं जो है वो अपने कानून तैयार कर सकती हैं। उसके ऊपर इन कानूनों का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने जैसा बताया, ये जो कानून है
जो 4 संहिता है, ये सिर्फ 44 केंद्रीय कानूनों को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं, इनका सवाल ये था जी कि अगर ये जो जैसे ये 4 लेबर कोड और चारों रूल्स बन के आ जाएंगी, तो उसके बाद स्टेट को अलग से कुछ करना है या सीधे सीधे वो तुरंत लागू होना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि पेपरों में आया था, यहाँ इसलिए भ्रम है कि स्टेट्स भी अपनी रूल्स बना रही हैं इसी के साथ साथ, ताकि अप्रैल में लागू हो। इसी संदर्भ में इनका सवाल था। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या ये केंद्रीय कानून बन गए और ये केंद्रीय कानून पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इनके नोटिफिकेशन के साथ ही जैसे रूल्स तैयार होंगे, रूल्स नोटिफाई होंगे पार्लियामेंट से पास होने के बाद, तो ये सारे कानून जो है पूरे देश में लागू हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार रहेगा कि वो अपने कानून बना सके, वो इनमें अमेंडमेंट्स कर सकें। वो जो पुराने अधिकार हैं स्टेट असेंबलीज के, वो लागू हो जाएंगे कम से कम। जो केंद्रीय कानून है ये उसी तरह से लागू हो जाएंगे जैसे इससे पहले केंद्रीय कानून लागू हो रहे थे। लेकिन इन केंद्रीय कानून से जो स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट असेंबली की जो ताकत है नए कानून लाने की, इनमें अमेंडमेंट करने की, वो खत्म नहीं होगी। तो बहुत सारी आप देखेंगे आगे स्टेट असेंबलीज जो हैं वो इनके अंदर वो तनवीन करेंगी, इनके अंदर वो चेंज करेंगी, इनके अंदर अमेंडमेंट करेंगी अपने अपने हिसाब से इनके अंदर अमेंडमेंट लाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये असल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, जो आपको पता भी होगा। एक सूची है जिसके अंदर वो तमाम कानून हैं जिनको सिर्फ पार्लियामेंट ही एनेक्ट कर सकती है। एक वो सूची है जिनके अंदर वो कानून है जिनको सिर्फ स्टेट असेंबली एनेक्ट कर सकती है। तीसरी वो सूची है जिसको ये दोनों कर सकते हैं। तो ये जो लेबर वाला जो मामला है, लेबर लॉज वाला मामला है, ये कॉन्क्रीट बेस्ड का मामला है जिसमें दोनों केंद्र भी और तो जिसका बाद का लेजिस्लेशन होगा वो प्रिवेल कर जाए। जैसे अगर मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के बाद अगर मान लीजिए राज्य सरकार जो है वो अपना कानून बना देती है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की जगह, ऐसा कानून बना देती है जो तमाम स्फीयर्स को जिनको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अगर वो भी कवर करता है तो वो लागू होगा। तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो पास किया वो है कानून है, तब वो लागू होगा। वो इसलिए लागू होगा इसके अंदर कि वो बाद में पास हुआ है, लेटर लॉ है, इसलिए वो कानून जो है वो लागू होगा। उस कंडीशन में जहां सेंट्रल एक्ट के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। हाँ, नहीं, एक मिनट, ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसके पीछे एक कारण जैसा आप जानते हैं, यूपीआईटी एक्ट अलग है। तो अभी जैसे आशंका इन लोगों की ये है कि सेंट्रल आईटी एक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आ गया, यूपीआईटी एक्ट का क्या होगा, ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनकी जमीन दूसरी जगह है। यूपीआईडी एक्ट जो है वो इसके साथ हो जाएगा। ये जो कानून है, सेंट्रल लॉ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है, ये प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन ये उन्हीं क्षेत्रों के ऊपर प्रिवेल करेगा जो इस एक्ट के अंदर कवर्ड है। अगर इस कोड के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा है जो कवर्ड नहीं है, तो वो प्रावधान जो है उस एक्ट में बच जाएगा, उसके ऊपर वो एक्ट लागू होगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये सभी क्षेत्रों को, ये केंद्रीय कानून जो है, ये केंद्रीय कानून पास होने के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगा और जितने भी स्टेट एक्ट हैं वो निरस्त हो जाएंगे, उनके ऊपर ये प्रिवेल कर जाएगा। मतलब जहां भी दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्टेट एक्ट और सेंट्रल एक्ट के बीच में, तो ये एक्ट पढ़ा जाएगा, सेंट्रल एक्ट पढ़ा जाएगा, केंद्रीय कानून पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसे ये बाद में पास हुआ है और उसे राष्ट्रपति की हेलो, हाँ, अब क्लियर हो गया। ये लोग अब क्लियर हो गई आवाज। लेकिन इसके साथ में अगर स्टेट असेंबली इसके बाद कोई एक्ट पास करती है, जो वो करेंगी, स्टेट असेंबली इसके बाद अपने अपने एक्ट पास करेंगी। अगर स्टेट असेंबली एक्ट पास करती है तो फिर स्टेट असेंबली वाला एक्ट लागू हो जाएगा, बशर्ते उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति उस एक्ट के लिए जरूरी होगी, जिस तरह से इस एक्ट के लिए जरूरी थी राष्ट्रपति की स्वीकृति, ऐसी उसके लिए जरूरी होगी।
और स्टेट असेंबली को ये बताना पड़ेगा कि वो स्टेट एक्ट जो है कहाँ कहाँ कंफ्लिक्ट में है सेंट्रल लॉ के। तो अगर तब राष्ट्रपति की अनुमति उसे मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो तब स्टेट असेंबली का एक्ट लागू होगा। लेकिन अभी के लिए ये एक्ट लागू होगा, जो केंद्रीय कानून है, ये कोड जो है ये लागू होंगे अभी के लिए। अगर इस बात में कोई संदेह है तो दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं साथी। अगर इसमें कोई संदेह है तो दोबारा पूछ लें मुझसे साथी, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, ये सवाल तो क्लियर, अब क्लियर हो गया। अच्छा, वो क्योंकि यूपीआईटी एक्ट की वजह से ये पूछ रहे थे, अब तो क्लियर हो गया। जी जी। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो बताएं। हाँ, ये साथी कुछ पूछ रहे हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार कॉमरेड, कैसे हैं? सर मेरा प्रश्न ये है, सर जिन कंपनियों में यूनियन नहीं है वहाँ जो स्थायी कर्मचारी हैं, तो कंपनी उनको कभी भी बाहर निकाल सकती है सर? जिन कंपनियों में यूनियन नहीं है, स्थायी कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए इस नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने काफी आसानी कर दी है मालिकों के लिए। जी सर। और वो ये बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसको ब्लैंक अगर हम ऐसे सवाल को पूछना मुझे लगता है ठीक नहीं है कि क्या उनको बाहर निकाले। और बाहर निकालने के लिए यूनियन के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। कानून के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि यूनियन होगी तो नहीं निकाल सकते और यूनियन नहीं होगी तो निकाल सकते। यूनियन के होने या ना होने से कुछ नहीं है। तो इसके अंदर यही है कि निकालने के लिए जो शर्तें थी उनको जो है खत्म किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। और ये एक जो जिसको हम हायर एंड फायर का सिद्धांत कहा करते थे कि आप आराम से जो है उनको बाहर कर सकते हैं, तो वो जो है वो काफी हद तक ये जो नया लेबर कोड है वो इसको लागू कर देगा। जिसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो ये है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं तो आप देख करके एम्प्लॉयमेंट लें, आपकी एम्प्लॉयमेंट को जो है कितनी सुरक्षा है और क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो मूल रूप से जो श्रम कानून है उनसे नहीं बल्कि मालिकों के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे गवर्न होंगी सेवा शर्त। और ज्यादा से ज्यादा कारखाने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए वो मालिकों को खुली छुट्टी दे दी है। जी सर। अब आप ये सवाल नहीं खड़ा कर सकते कोर्ट में जाकर के कि देखिए इनको जो है स्थायी वर्कर्स की जरूरत है फिर भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रखे हुए हैं, तो ये सवाल नहीं हो सकेगा अब नए कानून में। जी सर। जी सर। और सर एक सवाल और, सर ये जो 12 घंटे वाली ड्यूटी है सर, ये कंपलसरी कभी भी करवा सकती है कंपनी? हाँ, ये कंपनी नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए छोड़ा है उन्होंने, कंपनी के लिए तो नहीं छोड़ा, लेकिन सरकार के लिए छोड़ा है कि सरकार जो है नियमों में तब्दीली करके, जिसके लिए सरकार को सिर्फ एक नोटिफिकेशन करना होगा, तो सरकार जो है इनको अनुमति दे सकती है कि आप जो है कार्य दिवस को 9 घंटे तक या 12 घंटे तक भी आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो कर दिया गया है। तो अभी तुरंत तो इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे सरकार की पूंजीपतियों की ताकत जो है वो बढ़ती जाएगी और जहाँ जहाँ ये देखेंगे कि मजदूर वर्ग आंदोलन कमजोर है तो वहाँ इस तरह के स्टेप्स जो है, इस तरह के कदम जो है तो ये लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सर जो एक्स्ट्रा वर्क कराएंगे उसका पैसा डबल मिलेगा या सैलरी जितनी एक दिन का होता है उतना ही मिलेगा? नहीं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। दो चीज हैं, जब सरकार नोटिफिकेशन से काम के घंटे बढ़ा देगी तब तो आपको निश्चित रूप से सैलरी मिलेगी, तब आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा उसके लिए। लेकिन एक और प्रोविजन इन्होंने साथ में किया है जिसमें ये किया है कि ओवर टाइम मैंडेटरी किया जा सकता है, तो वहां ओवर टाइम का आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन ओवर टाइम जो है वो आपके लिए वॉलंटरी नहीं रहेगा, वो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको करना ही करना है। जी सर। जी सर। तो ये प्रावधान जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। एक सवाल, जैसे पहले अगर दूसरे राज्य में अगर कंपनी भेजती है तो वर्कर की परमिशन लेनी पड़ती थी, तो अब ये जो नए कानून जो आएंगे उसमें ऐसा कुछ है कि वर्कर की परमिशन लेनी पड़ेगी या सलाह सहमति लेनी पड़ेगी, या फिर उन्होंने ऑर्डर इश्यू कर दिया तो जाना ही पड़ेगा वर्कर को?
जी जी, इसके अंदर जो है कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन इन्होंने किया हो तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, और ऐसा है भी नहीं, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिसमें इसको इन्होंने विशेष रूप से कहा हो कि अगर दूसरे राज्य में शिफ्टिंग होगी तो वर्कर को जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर तो जो पहला ही कानून है वही ये कहता है कि भाई उसमें वर्कर की सहमति चाहिए, लेकिन सहमति उनको बस ये है कि एक प्रतिशत है वर्कर्स का जिसकी सहमति चाहिए, उसके बाद वो ले जा सकते हैं। और हमने देखा है कि बिना उस सहमति के भी ये जो है कारखानों को ले जा रहे हैं और उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर जैसे ये तो औद्योगिक नए कानून में अब से ऐसा नहीं है कि ऐसा वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो इसके सर लिए कोई नया प्रावधान कुछ नहीं जोड़ा गया। सर ये जो दूसरा श्रम संहिता आई है, औद्योगिक संबंध संहिता, इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर तो जी समाप्त हो जाएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट समाप्त हो जाएगा, तो ये लागू होगा या फिर जी ये फिर जो स्टैंडिंग ऑर्डर में तो सहमति बगैर से वर्कर की बिना सहमति के दूसरे राज्य में मतलब नहीं भेज सकते हैं शिफ्टिंग के मामले में, तो जी स्टैंडिंग ऑर्डर अगर जी जी समाप्त हो जाएगा तो फिर नए श्रम संहिता में मेरे ख्याल से ये लागू होगा या नहीं होगा? देखिए, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है उनको खत्म किया जा रहा है, लेकिन अभी जो रूल्स आ रहे हैं इसके वो हमें देखने पड़ेंगे। अभी जो रूल्स हमारे पास नहीं है, अभी रूल्स पास हो जाएंगे पार्लियामेंट से तो रूल्स भी तब हमारे हाथ में आ जाएंगे। हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है ये रूल्स के अंदर इस बारे में कोई प्रोटेक्शन दे, और ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट था, इसको खत्म करते हुए किसी तरह से इन प्रोटेक्शंस को ये रूल्स के अंदर डालें। तो अभी के लिए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन बोर्ड ये बना रहे हैं उसके अंदर इसके बारे में स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर दूसरे राज्यों में शिफ्टिंग होती है तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, क्या नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं कहा गया। रूल्स के अंदर ये कुछ कहते हैं तो देखा जाएगा। दरअसल आपको भी बता दें कि बहुत सारी चीजें, जब ये रूल्स आपके हाथ में आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको भी तब स्पष्ट होंगी। जी सर, जी सर। अभी रूल्स जो हैं ये इन्होंने फाइनलाइज कर दिए मिनिस्ट्री ने, और ये पार्लियामेंट के सामने रखे जा रहे हैं। जी सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, ये जो जैसे कि सप्ताह में 4 दिन काम करना, 3 दिन छुट्टी का, ये प्रावधान सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा या फिर इसमें हमारे लिए मजदूर वर्ग के लिए भी लागू है, प्राइवेट सेक्टर के लिए? 3 दिन छुट्टी हमें भी देंगे या कि पूरे वीक में काम कराते रहेंगे 48 घंटे? इसमें 3 दिन की छुट्टी का आपके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और ये जो है ये वास्तव में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये प्रावधान नहीं है। ये कुछ जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री हैं उन्हीं के लिए प्रावधान है। ये आमतौर से सभी इंडस्ट्री पर लागू नहीं होगा। मतलब हमको 12 घंटे 6 के 6 दिन काम करना है, 12 घंटे? 12 घंटे 6 दिन नहीं, 12 घंटे का इसमें प्रावधान नहीं है। 12 घंटे तो मैक्सिमम है, 12 घंटे मैक्सिमम है, कर सकती है सरकार। 12 घंटे का प्रावधान नहीं है कि 12 घंटे आप काम करेंगे। अगर 12 घंटे का रहेगा है ना, तब आपको जो है वो ऑफ देंगे। अच्छा, अगर 12 घंटे का सरकार करती है ना। 12 घंटे का तो सरकार ने एक तरह से अपने पास बस ये पावर्स रख लिए, अपने पास ये शक्तियां निहित रख ली हैं कि वो कर सकती है ऐसा नोटिफिकेशन के जरिए। 8 से 12 घंटे तक इसको जो है ले जा सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि कानून के अंदर ये कोई प्रावधान कर दिया है कि आप 12 घंटे काम करें। ठीक है सर।